नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सियासी खबरें। बनारस की लोकसभा सीट एंटी क्लाइमैक्स हो गया। बीजेपी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री और सिटिंग एमपी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। सपा बसपा रालोद गठबंधन की तरफ से आई शालिनी यादव, जो कुछ हफ्ते पहले तक प्रियंका गांधी के बगलगीर थी। उसके बाद मीडिया में खबरें आने लगी सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस शायद प्रियंका गांधी को यहां से उतारे मोदी को चुनौती देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने टिकट दिया अजय राय को, जो पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और अपनी जमानत जब्त करवा बैठे थे। अजय राय, जिनका करियर शुरू हुआ था भाजपा के विधायक के तौर पर, फिर सपा से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे और अब एक बार फिर लगातार तीसरी बार बनारस की सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जिक्र फिर आएगा, क्योंकि आज मोदी ने बनारस में रोड शो किया। किस घाट तक गए, कितने कुंटल गुलाब बरसाए गए, कौन कौन पहुंचा, इस पर दिन भर मीडिया की सुर्खियां बनी। और यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद था। कल भी एक इवेंट है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। जैसा वो लगातार कह रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। जन लोकपाल की बात दोहराई गई। कहा गया कि दिल्ली के कॉलेजों में दिल्ली वालों को 85% आरक्षण मिलेगा। एमसीडी और एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे। लेकिन जैसे वो सितारा लगा होता है ना, शर्तें लागू वाला, ये सब तभी होगा जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। सीजेआई के खिलाफ कथित साजिश वाला मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि पूर्व जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक पूरे मामले की जांच करेंगे। ध्यान रहे कि जांच सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले की नहीं है, बल्कि इस कथित मामले की आड़ में सीजेआई के खिलाफ साजिश करने की है, जिसको लेकर एक वकील ने पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वकील साहब को सारे के सारे सबूत कोर्ट में जमा करने होंगे और पटनायक साहब को आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग सहयोग करेंगे। अब बारी है लल्लन टॉप की 6 टीमों की लोकेशन जानने की। टीम हीरा है राजस्थान के जोधपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कठिन मुकाबले में हैं भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। टीम मोती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। टीम गंगा है उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में। टीम जमुना है यूपी के ही उन्नाव इलाके में। टीम सुल्तान झारखंड के लोहरदगा में। और टीम तूफान अलविदा कहने की तैयारी कर रही है बिहार के बेगूसराय इलाके को। अगला पड़ाव होगा उजियारपुर। बैटल ऑफ बेगूसराय पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिन लोगों की देश में दिलचस्पी है, उनके बीच चर्चा का विषय। 3 कैंडिडेट हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से, मोदी की सरकार में मंत्री, नवादा के सिटिंग सांसद, अपने बयानों के लिए चर्चित। उनके सामने है सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार, जेएनयू की छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चल रहा है। कुछ तबकों के लिए वो हीरो हैं और मोदी समर्थकों के लिए विलेन। और इस पूरी फाइट में तीसरा एंगल दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि बिहार के महागठबंधन के प्रत्याशी तनवीर हसन। लल्लन टॉप ने इन तीनों से कई सवालों पर बात की। आज उसके खास जवाब देखिए। पूरा इंटरव्यू आप लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल, लल्लन टॉप की वेबसाइट और लल्लन टॉप के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले बारी गिरिराज सिंह की। उन्होंने पाकिस्तान के सवाल पर या फिर इस बयान पर कि जिन मुसलमानों को यहाँ पर जमीन पर कब्र के लिए 3 गज जमीन मिलती है, उनकी वफादारी किस तरफ होनी चाहिए, या वंदे मातरम के मुद्दे पर फिर से अपने पुराने अंदाज में बयान दिए। ये लोग जो हमें वंदे मातरम कहने के लिए विवश करते हैं, ये हमारी देशभक्ति का टेस्ट करते फिरते हैं। इनको ये अधिकार किसने दिया? ये उनका बचाव है। इनको अधिकार किसने दिया? जो अधिकार आज़ादी की लड़ाई में दीवाने लोग जो थे आज़ादी के, वो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कर करके लोगों को जगाते थे। और आज पूरे राष्ट्र में वंदे मातरम भारत की एक तरह से अस्मिता से जुट गया है। अरे महाराज, जो भारत की धरती को नहीं तुम प्रणाम करोगे, वंदे मातरम कहोगे, हम तो सिमरिया घाट, गंगे घाट में मेरे बाप मर गए, बाबा मर गए, हम भी मर जाएंगे, हम तो 1 गज ज़मीन नहीं देंगे, तुम तो 3 गज ज़मीन लेते हो, फिर भी तुम नहीं कहोगे। ये देश में अब नहीं चलेगा।
यहाँ भी लोग आकर के कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन करके धार्मिक उन्माद फैलाते जा रहे हैं। ये भारत और बिहार की धरती को आतंकवाद की धरती हम नहीं बनने देंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि गिरिराज सिंह का इतना आग्रह है तो वो एक केंद्र में कानून पास करवा दें लोकसभा में कि सभी को वंदे मातरम कहना अनिवार्य है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये किसको अधिकार दिया गया है कि जो आज़ादी का मंत्र था उस मंत्र को दरकिनार कर दे? अरे स्वतः होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि पिताजी को सम्मान करें? कहीं संविधान में लिखा हुआ है। माँ को सम्मान करें, कहीं संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हमारी संस्कार और संस्कृति में लिखा नहीं है, रचा बसा है। माँ माँ होती हैं, प्रणाम करता हूँ, पिता पिता होते हैं समाज में। इसको संविधान से चलेगा? ये वंदे मातरम संविधान से चलेगा? जो लोग संविधान की बात करते हैं वो उनकी लॉयल्टी खाते यहाँ हैं, गाते कहीं और के। गिरिराज सिंह ने इस इंटरव्यू में 2 जगह तथ्यों की गड़बड़ भी कर दी। एक जगह खुद ही तर्क देते हुए बताने लगे कि मुझे क्यों लगता है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं पाकिस्तान के रावलपिंडी से पर्चा भर रहे थे। दूसरा तथ्य ये गलत आया कि गांधी परिवार पहली बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है। गिरिराज सिंह भूल गए 1980 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली के अलावा आंध्र प्रदेश की मेढक सीट से नामांकन भरा था, दोनों जगह से जीती थी। और यही बात सोनिया गांधी के साथ भी थी जब वो यूपी की सीट के साथ साथ कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और उनके सामने सुषमा स्वराज थी। अब आप गिरिराज सिंह के तर्क सुनिए। तो राहुल गांधी मानसिक रूप से हार गए तो कहाँ गए? केरल गए। केरल में क्या दृश्य दिखा? कांग्रेस के झंडे विलुप्त हो गए। वो झंडे जो पाकिस्तान के झंडे होते हैं लगभग उसी से मिलता जुलता मुस्लिम लीग का झंडा है। चुनाव चिन्ह और सारे झंडे के आकार प्रकार, भले सेंटीमीटर का अंतर हो कि यहाँ इतने सेंटीमीटर के चांद हैं, वहाँ इतने सेंटीमीटर पर, लेकिन परसेप्शन जो जाता वो जाता कि जब दृश्य दिखा तो लगा कि राहुल गांधी भारत में नहीं नामांकन कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में कर रहे थे। दूसरे नेता बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट तनवीर हसन, जो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजेता भोला सिंह के खिलाफ दूसरे नंबर पर रहे थे, 3.5 लाख से ज्यादा वोट पाया था। जब हमने तनवीर हसन से पूछा कि आपके ऊपर चौतरफा दबाव है कन्हैया कुमार के पक्ष में बैठ जाने का, तो उन्होंने पलट के सनसनीखेज इल्जाम लगा दिए। इल्जाम कि जावेद अख्तर यहाँ आ रहे हैं, कन्हैया कुमार के पक्ष में ऐसी बात कह रहे हैं जिससे लग रहा है कि दोनों भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा बोझ आपके ही कंधों पे क्यों डाला जा रहा है कि साहब ये वोट बांट रहे हैं, या कई लोग कह रहे हैं भाजपा की राह आसान कर रहे हैं? नहीं, कल तो एक दूसरी बात आई है। जावेद अख्तर साहब आए थे यहाँ पर, हिंदुस्तान के मशहूर आदमी हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। कहीं पर उन्होंने गेट टुगेदर की मीटिंग हुई थी, शायद उन्होंने कहीं पर यह बताया कि आप लोग या तो कन्हैया को वोट दीजिए या तो बीजेपी को वोट दीजिए। अभी हैरतनाक बात एक बड़ी पर्सनैलिटी के लिए हमको खुद लग रही है, और इस बात का शक जो पहले से बयान किया जा रहा है, कन्हैया ही ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो बीजेपी को मदद मिले, और कल के बयान से इसका और संकेत मिल रहा है। अब अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि ये बात कहाँ से उठ रही है। उनकी मीटिंगों से उठ रही है। एक पर्सनालिटी जो इतनी बड़ा सेलिब्रिटीज हो देश का, अगर वो इस तरह की बातें करता है तो आप आश्चर्य जानिए कि पॉलिटिकली फिल्मी दुनिया के लोग कितने दिवालिया हैं। तनवीर हसन से बातचीत में ये सवाल भी आया कि लेफ्ट के साथ गठजोड़ क्यों नहीं हो पाया, जबकि लेफ्ट कई बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुका है और उससे पहले जनता दल के साथ भी। तनवीर हसन का ये जवाब था। लेफ्ट के तमाम लोगों से बात हुई, प्रयास हुआ कि एक व्यापक गठबंधन बने, लेकिन ये जिस बॉडी से ये सब बात हुई उसमें तो हम लोग नहीं थे, उसमें तो जो हाईकमान हम लोग के थे वही थे। अब उस व्यापक गठबंधन के प्रयासों के बावजूद नहीं बना तो इसमें परहेज की कोई बात नहीं है। वजह यही होगी
कि कई कई सीट तीनों लेफ्ट मिलके मांग रहे थे। सीटों का बंटवारा गत चुनाव के आए हुए मतों के आधार पर होता है, एक प्रिंसिपल ये भी है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जनाधार दिखता भी है, लेफ्ट का कोई जनाधार अभी दिख नहीं रहा है। तीसरी बात यही है कि लेफ्ट में भी कोई अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं थी। एक ही सीट पर दो क्लेमेंट थे और अपनी अपनी सीटों पर अड़े हुए थे। तो अव्वल तो यह कि उतनी सीटों का डिमांड जो लगभग 15 से ज़्यादा था तीनों मिला करके, पूरा नहीं हो पाता। लेफ्ट पार्टियां मिलके 15 सीट मांग रही 15 से ज़्यादा मांग रही थी 40 में। जी। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये लोग सिर्फ अखबारबाजी करते थे, लेकिन जब टेबल पर आते थे तो बहुत ही कोऑपरेटिव होकर बात नहीं करते थे। उसी का परिणाम हुआ है कि ये वार्ता कहीं ना कहीं जाके फेल हुई है। और तीसरे नंबर पर बारी सीपीआई के नेता, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार ने सबसे पहले तो ये बताया कि फिल्मी बिरादरी में दोस्त और शुभचिंतक होने के बावजूद वो उनको नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं। मेरा ये मानना है कि जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो पॉलिटिकल है, तो इंटरव्यू भी पॉलिटिकल होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल यदि काम करना हो तो चुनाव में एक्टिंग करने की बजाय सीधे सिनेमा में जाकर के लोग एक्टिंग करें। और फिर बारी आई तेजस्वी यादव का बयान, पप्पू यादव का सपोर्ट, वायरल हो रही तस्वीर और ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ललन टॉप को सवाल भेजे थे, उन पर कन्हैया कुमार का जवाब क्या था। मेरे साथ हर बार जो है कोई ना कोई विवाद जोड़ने की कोशिश की जाती है, ये उसमें से एक विवाद है। मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो पप्पू यादव जी हमारे घर पे आए थे सांत्वना देने के लिए, वो तस्वीर ये लोग आज घुमा रहे हैं। एक तो सवाल बहुत आया आपके लिए कि उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में वो क्या सोचते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में क्या सोचना है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर आरोप है कि जो है उन्होंने एक जो है प्राइवेट आर्मी बनाई, और प्राइवेट आर्मी कोई बनाए वो एक तरीके से जो है कानून के खिलाफ है। तो आपके लिए जो कानून के खिलाफ है वो मेरे लिए भी वही कानून के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून के खिलाफ है। बात ये होता है कि सेलेक्टिव तरीके से ये सवाल हमसे लोग पूछते हैं, ज़बरदस्ती जो है हमको उसके साथ टैग करने की कोशिश करते हैं। करने दीजिए, जब मरेंगे तब कोई किताब। टीम गंगा की मुलाकात हुई शाहजहांपुर के धोररा इलाके में ड्यूटी से लौटते टीचर्स से, ट्रेनिंग से लौटते टीचर्स से। शिक्षक चुनाव में अधिकारी बनाए जाते हैं, इसलिए शिक्षक मीडिया से बात करने से बचते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों ने अपनी पीड़ा कैमरे पर खुलकर व्यक्त की। मामला पेंशन से जुड़ा हुआ था। अरे हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके माध्यम से बस गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन फिर से बहाल कर दें, क्योंकि जो सांसद विधायक जिनका चुनाव हम कराने जाते हैं, हम तीन तीन दिन परेशान रहते हैं। अभी मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ लखीमपुर से, और भाई साहब हमको पेंशन नहीं, वो एक दिन विधायक बनेंगे, एक दिन सांसद बनेंगे, उनको पेंशन मिलेगी। या मोदी जी भी हों, या राहुल गांधी हों, या श्री अखिलेश यादव हों, या श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, कोई भी हों, सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें। जो एनपीएस का उन्होंने जो झुंझुना हम लोगों को थमाया है। कौन सा झुंझुना? एनपीएस का क्या है ये बताएंगे आप? ये नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कितनी पेंशन मिलेगी आपको। इसमें वो कटौती कर रहे हैं, उसका भी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। जो ये सामूहिक बीमा था 87 रुपये, LIC में RTI के द्वारा पता किया तो वो भी दे नहीं है सरकारी कर्मचारियों को। तो ये हमें एनपीएस का झुंझुना नहीं चाहिए। हम 60-62 वर्ष तक आपकी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आप 5 वर्ष के लिए आते हो, आप पुरानी पेंशन ले जाते हो, और हम 62 वर्ष के बाद हम कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए। आप टीम मोती पहुंची महाराष्ट्र के मुंबई। यहाँ पर राज ठाकरे की एक सभा अटेंड की। राज ठाकरे, जिनकी पार्टी मन से लोकसभा में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, पर प्रचार जोरदार कर रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। रैली से निकले लोगों से ललन टॉप की टीम ने बात की तो वो गुस्से में बोले, प्रधानमंत्री मोदी इतनी प्रदर्शन प्रियता क्यों करते हैं? वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरा लेकर क्यों जाते हैं? हमारे लिए हमारे माता पिता उतने ही पूजनीय हैं जितने हमारे लिए भगवान हैं। अरे भाई बोलता है मैं। हम लोग सब, जब से मैं बचपन से या फिर यहाँ पे जमा हुआ हर एक बंदा, एग्जाम के टाइम पे हो या कोई भी कठिन समय हो जहाँ पे बाहर जाना है, अपने माता पिता के पैर छू के निकलता है। हम लोग फोटो नहीं खींचते और फेसबुक पे नहीं डालते, माँ मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद दो।
अपने माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? परसों भी उनका एक फोटो आया कि जो अपने माँ के चरण छू रहे हैं और जा रहे हैं कि हम मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। ये अगर करना है अपने घर में कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, अपने रूम में लीजिए। प्रेस मीडिया लेके जाने की जरूरत क्या थी? तो इसका भी एक रीजन है, ये भी कोई भावनिक मुद्दा करेक्ट करने के लिए है। आज के दी लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा ख्याल रखिए अपने देश का, इसके लोकतंत्र का, जो हमें और आपको सब जरूरी आजादियां देता है। वोट जरूर डालिए, सही को चुनिए, ताकि आपको अपने चुनाव पर अफसोस ना करना पड़े। शुभ रात्रि।